हेलो दोस्तों, नमस्कार। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ये सेकंड पार्ट है, यानी एमसीक्यू के फॉर्म में ये दूसरा पार्ट है। एक जो पिछला वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा, वो उसमें एक से लेकर 20 क्वेश्चन है, और आज मैं 21वां से लेकर 50 क्वेश्चन तक करवाने जा रहा हूं। आप इसे देखिए, और आगामी एग्ज़ाम के लिए, जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए लाभदायक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा फ़िलहाल, तो सारे क्वेश्चन को पूरी तरह से डिस्क्राइब करूंगा। आप तक सारे क्वेश्चन का मैं कोशिश करूंगा कि सही से जवाब आप तक पहुंचे। अगर उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती, कुछ गलतियां हो जाती, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। और 21वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य के क्षेत्र विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के नियंत्रण में नहीं आए? देखिए, बच्चा क्वेश्चन है, क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से है और उसमें एक सम्राट का नाम लिया जा रहा है जिसका नाम है कृष्णदेव राय। पहली बात तो ये समझेंगे कि कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 के बीच में रहा। इसे आमुक्त, याद रखेंगे, आमुक्त मलदाय, ठीक है, मल आमुक्त मालयाद करके एक पुस्तक लिखा था, जिससे तेलुगु ग्रंथ भी कहा जाता है। इस पुस्तक का नाम है आमुक्त मालयद, तेलुगु ग्रंथ है जिसे कृष्णदेव राय ने लिखा था। कृष्णदेव राय का एक उपाधि आप कह सकते हैं, जिसे लोग जानते हैं, अभिनव भोज। ठीक है, अभिनव भोज करके एक उपाधि लिया गया था। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान विद्वान रहते थे या कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। इसी के शासनकाल में, यानी कृष्णदेव राय के शासनकाल में, पुर्तगाली यात्री, याद रखेंगे, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो फायस और बारबोसा, ठीक है, दोनों आए थे, भ्रमण करने के लिए आए थे, या फिर कुछ व्यापार का अधिकार मांगने के लिए आए थे। तो पुर्तगाली यात्री है डोमिंगो पायस और बारबोसा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसने संस्कृत में जामवती, कल्याणम, उषा परिणय, ये सारे पुस्तक लिखे। ठीक है, इसने एक मंदिर भी निर्माण किए थे, जिसको आप हजारा मंदिर या विठल स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर विजयनगर साम्राज्य की बात किया जाए तो आपको याद होगा, विजयनगर साम्राज्य 1336 में हरिहर और बुक्का नाम का 2 व्यक्ति ने स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश होता है, जिसमें से संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरिवाड़ी वंश। ठीक है, मोटा मोटी ये विजयनगर साम्राज्य की कहानी है। ये जो ईस्वी आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एमबीटी का टाइम है, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम है। उसी समय विजयनगर साम्राज्य अलग होकर एक नया साम्राज्य के रूप में, और या कह सकते हैं एक हिंदू राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य का क्षेत्र विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के नियंत्रण में नहीं आए? जो नहीं आए वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, बाकी केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ हिस्से को विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय ने नियंत्रण में लाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हजारे राम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो एक मंदिर यहाँ पर दिया हुआ है, हजारे राम मंदिर, और जितने शासक दिया हुआ है ये सारे के सारे विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं। ठीक है, अगर इनको एक एक करके देखा जाए तो बहुत इसकी लंबी कहानी होगी। ठीक है, लंबी चौड़ी कहानी होगी।
तो इसीलिए देखिए यहाँ पर मैं दो शासक का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें से एक देवराय प्रथम और दूसरा होगा देवराय द्वितीय। ठीक है, तो जो देवराय प्रथम है, इसी के समय में ये आपका हजारे राम मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसका कार्यकाल देखा जाए तो 1406 से लेकर 1442 तक 1422 तक रहा। ठीक है, इसके दरबार में एक महान कवि रहते थे जो तेलुगु कवि हुआ करता था, जिसका नाम है श्रीनाथ। ठीक है, श्रीनाथ ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है हरि विलासम। ठीक है, याद रखेंगे, श्रीनाथ ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है हरि विलासम। ठीक, इसी देवराय के समय में एक यात्री आए थे, इटली के यात्री थे, जिसका नाम है निकोलो कोंटी। याद रखेंगे, देवराय के समय में निकोलो कोंटी नाम का एक यात्री आए थे। वो यात्री कब आए थे? 1420 ईस्वी में। ठीक है, देवराय दोनों यहाँ पर देवराय फर्स्ट ऑप्शन में, देवराय द्वितीय आप सी में देखेंगे। तो देवराय द्वितीय को एक नाम और से पुकारा जाता है जिसका नाम है इमाडी देवराय। ठीक है, याद रखेंगे, देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय के नाम से पुकारा जाता है। अभिलेखों में देवराय द्वितीय को गज बैठकर कहा जाता है, यानी हाथियों का शिकारी कहा जाता है। इस देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक यानी फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक इनके दरबार में आए थे। आपका सही आंसर होगा देवराय प्रथम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या का देखिए, राजा अल्बुकर्क ने अपने राजदूतों को निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक के दरबार में भेजा था? ठीक है, क्वेश्चन है राजा अल्बुकर्क ने अपने राजदूतों को निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक के दरबार में भेजा था? क्वेश्चन ये है। देखिए, अगर हम अल्बुकर्क की बात करें, ठीक है, तो अल्बुकर्क जो हैं वो पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर है। कार्यकाल अगर देखा जाए 1509 से 1515 तक। इससे ही अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 1510 में, याद रखेंगे, 1510 में गोवा को इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना, और यही गोवा जो 1510 में यूसुफ आदिल शाह से छीना गया था बीजापुर के शासक से, 1530 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, 30 ईस्वी में पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा गोवा, और आज़ादी के बाद तक गोवा पुर्तगालियों का ही मुख्यालय बना रहा। ठीक है, याद रखेंगे। देवराय प्रथम के बारे में पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर एक है अच्युत्य देव। ठीक है, अच्युत देवराय, इनके बारे में थोड़ा बात जान लीजिए। ये कृष्ण देवराय के बाद शासक बनते हैं, और इसके समय में एक यात्री आते हैं, पुर्तगाली यात्री, जिसका नाम है नूनीज। ठीक है, याद रखेंगे, नूनीज इनके यात्री इसके समय में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक तीसरा शासक सदाशिवराय दिया गया है। इनके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। इसके समय में क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध। याद रखेंगे, इसके समय में एक युद्ध होता है जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध को राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, बन्नी हट्टी का भी युद्ध कहा जाता है। लेकिन युद्ध हुआ कब था? याद रखेंगे, 23 से 25 जनवरी 1565 को। ठीक है, और इस युद्ध में आप ऐसा कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया इसी युद्ध के बाद। और इस युद्ध में एक तरफ विजयनगर साम्राज्य है और एक तरफ बहमनी साम्राज्य का 4 राज्य हैं, जिसमें से कौन कौन है? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। लेकिन बरार नहीं, ध्यान रखेंगे, बरार नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, बाकी 4 हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। इस युद्ध को याद ध्यान रखेंगे, इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी के युद्ध से जानते हैं। 23 से 25 जनवरी 1565 को हुआ था। इस युद्ध के बाद
आप एक तरह से मान सकते हैं विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो गई या ध्वस्त हो गई। और इसके बाद एक वंश आएगा आर्यवाड़ी वंश, जो कि कुछ होगा नहीं इनके साथ में, बस समझेंगे इस युद्ध के बाद समाप्त। तो इसका आंसर होगा ये आपका बी, कृष्ण देव राय के समय में ऐसा विजयनगर शासक के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को कृष्ण देव राय का उत्तराधिकारी बनाया? अभी अभी आपको बताएं कि जस्ट इनके बाद जो अगला शासक होंगे वो होगा अच्युत्य देव राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रांतीय गवर्नरों की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रांतीय गवर्नर की बात किया जा रहा है, ये जो बात हो रहा है प्रांतीय गवर्नर, ये विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि प्रांतीय गवर्नर की शक्तियों के बारे में लिखित में कौन सा कथन सही है? उन्होंने अपनी अदालतें आयोजित की, उन्होंने अपने अधिकारियों को नियुक्त किया, उन्होंने अपनी सेनाएं बनाए रखी। तीनों बातें सही है, इस प्रकार इसका आंसर होगा आपका डी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी मनीषियों के फना के सिद्धांत का सही अर्थ है। देखिए, पहली बात तो ये समझेंगे, सूफी का अर्थ होता है पवित्रता। तो सूफी लोग जो यहाँ आए या यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार या फिर कह सकते इस्लाम धर्म में जो कुरीतियाँ थी उनको बाहर निकालने की कोशिश किया गया। लेकिन यहाँ पर यह है कि सूफी मनुष्यों की फना का सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो फना का सिद्धांत ये है कि ईश्वर के साथ मिलन के माध्यम से मानवीय गुणों का विनाश। ठीक है, तो आपके यहाँ पर ये चीज़ें कहना चाह रहा है कि सूफी लोग जो थे, खासकर ये ईश्वर के साथ मिलन के माध्यम से जो मानवीय गुणों का आप विनाश की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, याद रखेंगे कि सूफी लोग अनेक सिलसिले के तौर पर यहाँ पर आए, जैसे कि बहुत सारे संप्रदाय आप कह सकते हैं, सिलसिला मतलब जैसे कि चिश्ती संप्रदाय जिसका संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिसका अपने मुख्यालय अजमेर में बनाया। सुहरावर्दी संप्रदाय थे, तो सुहरावर्दी संप्रदाय के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो मुल्तान में अपना मुख्यालय बनाया। फिर दोसी संप्रदाय थे या सिलसिला थे, ये शेख बदरुद्दीन समरकंदी जो बिहार में अपना मुख्यालय बनाए। सत्तारी सिलसिला था, शाह अब्दुल्ला सत्तारी जो जौनपुर में अपना मुख्यालय बनाए। कादरी संप्रदाय थे या सिलसिला थे, शाह नियमतुल्ला एवं नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी इनका कह सकते हैं कि इसने अपना कादरी संप्रदाय चलाए। इसके बाद एक है नक्शबंदी जो ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो सूफी मनुष्यों की फना के सिद्धांत का सही अर्थ है ईश्वर के साथ मिलन के माध्यम से मानवीय गुणों का विनाश। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसने ईश्वर को अपना कह सकते हैं कि अपने गानों से, अपना धुन से गाना गाते गाते ईश्वर की यातना प्रार्थना करते थे, और फिर जो भी कुरीतियाँ घुस चुका था उन कुरीतियों को दूर करने की कोशिश किया जा करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भक्ति नेताओं में से किसने नृत्य और गीतों के माध्यम का इस्तेमाल किसी को अपने पास भगवान की व्यक्तिगत उपस्थितियों का अनुभव कराने के लिए किया था? ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर भक्ति आंदोलन की बात किया जा रहा है। याद रखेंगे कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत वो होता है साउथ इंडिया में। ठीक है, साउथ इंडिया में होता है, और ये आगे चलकर 13वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का फिर से पुनर्जन्म होता है, जिसमें से बहुत सारे विचारक आते हैं, अनेक संत होते हैं, जिसमें से रामानुज भी है, निम्बार्क है, रामानंद है, कबीर है, रविदास है। लेकिन यहाँ पर शंकर देव की बात किया गया है, जो कि
आप कह सकते हैं इसने असम एवं कामरूप में एकेश्वरवादी का साथ चला। ठीक है, ये कोशिश किया कि विष्णु या कृष्ण के विष्णु का अवतार जो कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाए। ठीक है, और ये असम का चैतन्य महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन है? शंकरदेव। चंडीदास के बारे में थोड़ा सा इनको छोड़ दीजिए, ज्ञानदेव के बारे में चलते हैं। महाराष्ट्र में इसने भागवत धर्म की आधारशिला रखा और आप ऐसा कह सकते हैं कि ये विष्णु के अवतार या मराठी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। इसने विष्णु का अवतार अपने आप को या फिर मराठी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। आगे जो इसका आंसर आपका ये डी होगा, चैतन्य महाप्रभु। इसने देखिए क्या कहा, पहली बात तो समझिए कि इसका बचपन का नाम निमाय हुआ करता था। ठीक है, नादिया डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में जन्म हुआ था। ये कृष्ण के अवतार, खुद को कृष्ण का अवतार मानते थे और ये आगे चलकर जो हमारे आज कीर्तन 24 प्रहर होता है वो आगे इसी ने इस प्रथा को आगे चलाया और इसने कहा कि अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो भक्ति कीजिए, यानी भक्ति के साथ साथ गाना गाइए, उसके प्रति नाच गान कीजिए। ठीक है, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति करना पड़ेगा और वो गाने के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से आगे चलेगा। ठीक है, तो ये भक्ति का मार्ग जो दिखाई पड़ा है, ठीक है, वो चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में व्यक्तिगत सूफियों द्वारा अपनाई गई आध्यात्मिक जीवन शैली को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सूफी के बारे में आप लोग को बताएं अभी अभी। तो व्यक्तिगत सूफियों द्वारा अपनाई गई आध्यात्मिक जीवन शैली को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, तारिका। ठीक है, तारिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे मेवलाना के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, मेवलाना के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका है जलालुद्दीन रूमी को मेवलाना के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी के याद में कुतुब मीनार बना हुआ है। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और कुतुबुद्दीन ने इसको समाप्त किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि आप चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है। निजामुद्दीन औलिया, जो कि दिल्ली में सूफी संत हुआ करते थे। याद रखेंगे, चिश्ती संप्रदाय में ही, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय में ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया उन्हीं के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन का कब्र को मस्जिद के साथ एक दरगाह में बदल दिया था? ठीक है, तो किसकी कब्र की बात कर, शेख निजामुद्दीन औलिया की कब्र की बात किया जा रहा है। तो किसने ऐसा किया था, ये वाली बातें हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, वो जो करने वाले व्यक्ति हैं वह आपका है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये इसने किया था कि निजामुद्दीन औलिया के कब्र को मस्जिद के साथ साथ एक दरगाह में बदल दिया। आज भी दिल्ली जाएंगे तो वहाँ एक दरगाह है, औलिया दरगाह, निजामुद्दीन औलिया दरगाह, आप वहाँ जाकर अपना माथा टेक सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि क्वेश्चन ये है कि विजयनगर साम्राज्य के शासन के दौरान प्रांतीय गवर्नर कार्यकाल क्या था? तो प्रांतीय गवर्नर कार्यकाल कोई निश्चित नहीं था, ये इसका कोई ऐसा बात नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य के शासन के दौरान अमीरों के सुंदर घरों और उनके घर के नौकरों की एक बड़ी संख्या का उल्लेख किया है? तो ये विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे यात्री आए, जिसके बाद निकोलस कोंटी के बारे में आपको बता दिए थे, अब्दुल रज्जाक के बारे में बता दिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पेश। ठीक है, पेश ने इसके बारे में कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 11वीं शताब्दी के कवि जयदेव की संस्कृत कविता निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का आधार बनी? देखिए याद रखेंगे, जयदेव यानी गीत गोविंद की बात। ठीक है, याद रखेंगे, गीत गोविंद इसकी पुस्तक है, गीत गोविंद, याद रखेंगे। तो इसमें जितने भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ओडिसी, भारतनाट्यम, कथक या मणिपुरी, सारे के सारे क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, अब भरतनाट्यम की कहा जाए, इसकी ओरिजिन कहा जाए तो तमिलनाडु, कथक का ओरिजिन उत्तर प्रदेश, ओडिशा का ओरिजिन ओडिशा, मणिपुरी का ओरिजिन मणिपुर। ठीक है,
तो ये सारे के सारे क्लासिकल डांस है या शास्त्रीय संगीत कह सकते हैं आप इसे। और इसका जो आंसर होगा वो आपका ओडिसी होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 11वीं शताब्दी के कवि जयदेव की संस्कृत कविता निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का आधार बनी? तो ओडिसी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 34 नंबर क्वेश्चन, बीजापुर के आदिल शाही वंश के सेनापति अफजल खान का वास्तविक नाम था। तो देखिए बीजापुर, पहली बार याद रखेंगे कि बीजापुर जो बहमनी साम्राज्य का एक राज्य है, ठीक है, जिसका आप सूबेदार कह सकते हैं यूसुफ आदिल शाह, याद रखेंगे यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, ये थे। इसने आदिल शाही वंश की स्थापना की बीजापुर में, और यही यूसुफ आदिल शाह से ही 1510 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों ने छीना था, ठीक है। तो इसका आदिल शाही वंश के सेनापति अफजल खान का वास्तविक नाम था अब्दुल्ला बटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि मलिक अंबर कौन था? याद रखेंगे अहमदनगर से संबंध रखते थे मलिक अंबर, यानी बहमनी साम्राज्य का ही अहमदनगर से। तो मलिक अंबर जो थे वो एक दास थे। कौन दास थे? अबिसिनियाई दास थे, ठीक है, अहमदनगर संबंध रखते थे। और ये अहमदनगर के शासक मुर्तजा सेकंड, याद रखेंगे मुर्तजा सेकंड को सुल्तान बना दिया और खुद पूरी अहमदनगर का कमान संभाला। और शाहजहां यानी खुर्रम की बात कीजिए, खुर्रम को 1617 और 1621 में पराजित भी किया था, ठीक है। और इस व्यक्ति ने कह सकते अहमदनगर को आगे बढ़ाया और टोडरमल की जो भू व्यवस्था नीति था उसको भी लागू किया था। तो मलिक अंबर कौन था? तो मलिक अंबर एक तरह की दास था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, दास थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने जहांगीरी महल निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया था? ठीक है, तो अकबर ने जहांगीरी महल जो बनवाए थे वो फतेहपुर सीकरी में बनवाए थे, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? ध्यान रखेंगे वो था 1569-70 में फतेहपुर सीकरी निर्माण किया गया था। अकबर का शासनकाल अगर देखा जाए तो 1556 से 1605 तक, ठीक है। और अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को हुआ था। इसका मकबरा सिकंदरा में है जो एक बौद्ध परंपरा के अनुसार बनाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में जहांगीर ने मराठा सरदार की मदद से खान ए खानन ने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना को करारी शिकस्त दी थी? पूरी तरह फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आपका सही आंसर होगा 1620 में, ठीक है। जहांगीर का वैसे अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1605 से 1627 तक होता है और ये अकबर का बेटा है, एकमात्र बेटा। जब अकबर की मृत्यु हो रही थी तो उस समय जहांगीर एकमात्र उसका पुत्र है जिसका बचपन का नाम सलीम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है सिख नेता बंदा बहादुर को निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान मार डाला गया था? देखिए ये बंदा बहादुर नाम का जो व्यक्ति है सिख के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी आगे गुरु नहीं बना, यानी गुरु गोविंद सिंह के कहे रास्ते पर या सिख के गुरु 10 गुरु के कहे रास्ते पर आगे बढ़ा। तो बंदा बहादुर उसी में से एक हैं जो आप कह सकते गुरु गोविंद सिंह का शिष्य थे। आगे चल के ये सिख संप्रदाय आगे बढ़ाते हैं और ख़ासकर ये राजनीतिक तरीके से भाग लेते हैं। तो इनको जहाँ तक मारने की बात है तो मारने वाले व्यक्ति हैं फर्रुखसियर, याद रखेंगे फर्रुखसियर ने से मार दिए थे। और मारने का जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी वो डेट है, याद रखिएगा 19 जून 1716, ठीक है। इसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था फर्रुखसियर द्वारा। और इसका बचपन नाम यानी बंदा बहादुर के बचपन का नाम आप बहुत जगह में लक्ष्मण देव भी लिखा रहता है, तो देख लीजिए आप लोग लक्ष्मण देव है कि क्या है। अब यहाँ पर 2-3 बातें और ध्यान रखेंगे। जहांदार शाह
बहादुर शाह प्रथम और फर्रुखसियर। तो ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनते हैं मुगल सत्ता का या उत्तर मुगल काल का, वो है बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, ये औरंगजेब का बेटा 65 वर्ष की आयु में ये सत्ता ग्रहण करते हैं। ठीक है, मात्र 1707 से 1712 कितना साल हो गया, यानी 3-5 साल सत्ता पे रहते हैं। उसके बाद जहांदार शाह सत्ता पे आते हैं। तो जहांदार शाह का शासनकाल मात्र 1712-13 रहता है, यानी 1 वर्ष। और फिर फर्रुखसियर आते हैं तो 1713 से 1719 के बीच में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये ये इन लोग का अपना अपना एक उपनाम भी है, यानी बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जानता है, जहांदार शाह को आप लंपट मुर के नाम से जानते हैं, और फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जानते हैं, उपनाम है इसका। ठीक है, तो इस तरह बंदा बहादुर को मारने वाले वो फर्रुखसियर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के साथ बेसिन की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पहली बात तो ये समझिए कि बेसिन की संधि कब हुई थी। तो बेसिन की संधि हुई थी 31 अक्टूबर 1802 को। ठीक है, 1802 को। इसमें बाजीराव द्वितीय ने साइन किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय ने साइन करने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस संधि ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया। किसी ने ये भी कहा यह संधि या इस संधि ने शिवाजी द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया था वो मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि संधि के बाद अंग्रेज ने मराठा साम्राज्य को अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा शक्ति की हार के क्या कारण थे? ठीक है, तो यहाँ पर 4 कारण दे रखा है। मराठा राजपूतों, जाटों या सिखों के समर्थन पाने विफल रहे, सही बात है। सुजाउद्दौला को अफगानों का समर्थन मिला। ठीक है, मराठा राजधानी युद्ध के मैदान से बहुत दूर था, यानी राजधानी से दूर युद्ध हो रहा था। पानीपत मराठा कहाँ पर? महाराष्ट्र में पानीपत, हरियाणा में। ठीक है, यहाँ युद्ध हो रहा था, तो वहाँ तक आने जाने में उनकी दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए ये तीनों कारण सही है, यानी इसका आंसर आपका डी होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, पानीपत की 3 युद्ध हुआ है। पहला युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। सेकेंड युद्ध हुआ है 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, और तीसरा युद्ध पानीपत की युद्ध। ठीक है, जो कि 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे कि पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत की सेकेंड युद्ध अकबर और हेमू के बीच, और पानीपत की तीसरी युद्ध मराठा और अफगानों के बीच, यानी अब्दाली के साथ में। ठीक है, इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व जो करता था वो विश्वास राव भाऊ थे, लेकिन वास्तविक नेतृत्व करता थे सदाशिव राव भाऊ, यानी उनके चचेरे भाई। तोपखाना का नेतृत्व कर रहा था इब्राहिम गारदी मराठा की तरफ से। 28,000 मराठा सैनिक मारा गया। यानी ये कहेंगे कि किसके घर का दिया नहीं बुझा था? मराठा का हर घर का दिया बुझ चुका था। इसी में एक व्यापारी ने मराठा पेशवा के पास संदेश भेजा, और संदेश इस प्रकार था कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने का मोहरें लुप्त हो गई, और चांदी तथा तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है। एक व्यापारी ने इस बात को कहा था मराठा पेशवा के पास। ठीक है, कि क्या कहा था, याद रखेंगे, 2 मोती विलीन हो गई, यानी कौन विलीन हो गए? सदाशिव राव भाऊ, ठीक है, और बाजीराव भाऊ विलीन हो गए। ठीक है, कितने सोने? तो 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई। ठीक है, बड़े बड़े अधिकारी लुप्त हो गए, मर गए। और चांदी, यानी कहने का मतलब है कि सेना या उससे बड़ा अधिकारी चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं किया सकती है। इसी के शौक में आके बालाजी बाजीराव 23 जून 1761 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन महालेखाकार था?
याद रखेंगे शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 20 अप्रैल, ठीक है, 20 अप्रैल 1627 को, ठीक है। कहाँ हुआ था? शिवनेर में, ठीक है, शिवनेर में हुआ था, पूना में हुआ था। पिताजी इनका थे शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। राजधानी कहाँ था? रायगढ़ था। राज्याभिषेक इसका कब हुआ था? तो 15 जून 1674 को एक बार हुआ था, गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। सेकेंड बार 4 अक्टूबर 1674 को किया गया था। शिवाजी के पास जो 8 अष्ट प्रधान थे उनमें से सुरनविश भी थे, वाक्यानविश भी थे, न्यायाधीश भी थे और मजुमदार भी थे। 4 और होगा, ठीक है। 4 और कौन कौन था? तो पेशवा था, ठीक है, पेशवा था। इसके बाद सुमंत थे, सर नौबत थे, पंडित राव थे और 4 तो इधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि शिवाजी के प्रशासन निम्नलिखित में कौन महालेखाकार था, ठीक है। तो कौन महालेखाकार था? याद रखेंगे महालेखाकार जो थे वो थे आपका मजुमदार, ठीक है, मजुमदार। अब देखिए पेशवा का क्या, पेशवा का मतलब है प्रधानमंत्री, ठीक है। मजुमदार का मतलब है वित्त मंत्री, आय लेखा व्यय लिखना रखना, ठीक है, यानी महालेखाकार, ठीक है। वाक्यानवीश जो दिया हुआ है उनका मतलब है राज्य के दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करना। सुरनवीश या सचिव का मतलब है राज्य के पत्र व्यवहार, यानी उसको चिटनीस भी कहा जाता था। सुमंत विदेश मंत्री हुआ करता था। सरे नौबत सेनापति हुआ करता था। पंडित राव धार्मिक कार्य देखते थे और न्यायाधीश जज के तौर पे थे, ठीक है, याद रखेंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था? तो किसका नहीं करवाया था? तो अलाय दरवाजा का नहीं करवाया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार की स्थापना अपने ही सूफी संत या गुरु का, यानी उसका जो नाम हुआ करता था कुतुब मीनार के जिसके यादगार में बनाए गए थे उनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं के यादगार में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किए थे। एक महल बनवाए, कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ कर गए, इनको आगे बढ़ाने का काम किया इल्तुतमिश ने, पूरा किया काम, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाए। एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद बनाए अजमेर में। तो किसको ने बनवाए थे? अलाय दरवाजा। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और ये कुतुब मीनार के प्रांगण में ही है, आप कभी देखने जाएंगे तो ये भी दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण की फारसी अनुवाद किसने किया? नेक्स्ट इससे जस्ट पिछला वीडियो में मैं बताया हूँ, आप उनको देख लीजिए, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदायूनी होगा इसका आंसर। खलीफा के अनुरोध करने और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान थे, कौन थे? इल्तुतमिश। किस प्रकार? गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने खलीफा से इस बात का नहीं लिया प्रमाण कि नहीं लिया अनुमति और उसने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था, इसलिए इल्तुतमिश को आप कह सकते हैं गुलामों का गुलाम और गुलाम वंश की वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसे गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। उसी वंश से संबंध रखता है बलबन, और तुगलक वंश से संबंध रखता है फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी वंश से संबंध रखता है, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो यह कौन कौन मुगल सम्राट जिसने आत्मकथा लिखी थी? तो याद रखेंगे बाबर और जहांगीर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था, याद रखेंगे तुर्की भाषा में लिखा था, जबकि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुर्की के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा था, ठीक है। याद रखें बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिज्र खां ने किस राजवंश की शुरुआत की? बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखें 1398 में तैमूर-लंग का आक्रमण हुआ, ठीक है, तैमूर-लंग का आक्रमण हुआ, जिसमें से तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद को बिना युद्ध के भाग गए। खिज्र खां उसी तैमूर-लंग से संबंध रखते थे, इसको खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार तैमूर-लंग ने बना दिया, ठीक है। और यही खिज्र खां ने आगे चलकर दिल्ली में एक नए वंश जिसका नाम है सैयद वंश की स्थापना की।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 47 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, जन्म किस वर्ष हुआ था। तो बहादुर शाह प्रथम का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 14 अक्टूबर 1643 को। ठीक है, 43 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम को मैं बता चुका पहले, साहेब खबर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 65 वर्ष की अवस्था में सत्ता मिला। मुअज्जम नाम इसका पहले हुआ करता था। मात्र 1707 से 1712 तक सत्ता में रहा और 1712 में 27 फरवरी 1712 को लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में किए गए महाभारत की फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन मैं पिछला वीडियो में कर चुका हूँ, आप देख लीजिए। क्वेश्चन होगा, सही आंसर होगा रजमनामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में के बीच अवधि की दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत देखिए 1206 से 1526 तक 5 राजवंश कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अगर इस कालक्रम को देखा जाए, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक और लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। इन पांचों वंश में सर्वाधिक समय तुगलक वंश ने अपना सत्ता स्थापित किया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है टोडरमल सम्राट अशोक के दरबार में था, क्या था? वित्त मंत्री था। इससे पहले टोडरमल ने शेरशाह के दरबार में भी वित्त मंत्री के तौर पर काम किया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो टोडरमल सम्राट अशोक के दरबार में एक वित्त मंत्री तौर पर काम किया था। इससे पहले शेरशाह दरबार में किया था। इसी ने ही 10 साला पद्धति भी दिया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, एक लाइक तो कीजिएगा, सब्सक्राइब भी अगर ना किए हैं तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में फिर से लेकर